बात अगर पूरी कर दी जाएंगी तो वो फिर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइज करेगा, सेल्फ इस्टीम तक जाएगा, अपने आप में गौर फिक्र करेगा और अपना होने का मकसद फिर बाद में देखेगा कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्या कामयाब हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, वो बाद में सोचेगा। लेकिन पहले उसकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, उसकी खाना पीना रहना, उसकी सेफ्टी नीड्स, उसकी लव नीड्स जो हैं, वो उनको अगर फुलफिल किया जाएगा तब वो समझ पाएगा, फिर आगे चलेगा। इसी तरह से कार्ल रोजर ने जो है ये जो थ्योरी दी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, और इसमें जो है इसने जो है पर्सनल सेंटर थ्योरी जो है, पर्सनल सेंटर थ्योरी, इसके अंदर वो क्लाइंट को या पर्सन को सेंट्रल पॉइंट पे रखता है। वो कहता है कि सब कुछ यही है कि इसको अगर मौके दिए जाएं, उसको मुशावरत फराम की जाए। और साथ में इन्होंने काउंसलिंग की जो है टाइप भी दी थी, काउंसलिंग के अंदर भी इन्होंने डिस्कशन की थी, जिसके अंदर उन्होंने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में बात की है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो काउंसलर है वो काउंसलिंग को जो है मशवरा अपनी मर्ज़ी से फराम ना करे, बल्कि उसकी मर्ज़ी से चले, जैसा वो चाहता है उसके मुताबिक उसकी रहनुमाई करे। तो इसमें इसने भी जो है इंसान को तरजीह दी और उसकी बुनियादी ज़रूरियात की बात की और उसकी रहनुमाई की बात की। तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ये बिहेवियरिज्म के मुखालिफ है, और ये कहते हैं कि जानवरों पे नहीं, ये इंसानों पे तजुर्बात होने चाहिए, और इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, और ये इसका मरकज़ी करदार, मरकज़ी करैक्टर यही है, करदार जो है वो किसी भी चीज़ का, ये इंसान कायनात का यही है। तो इसी के गिर्द सब कुछ घूम रहा है, तो इसलिए इसको तरजीह दी जानी चाहिए और इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, और फिर जो है ये अपना जो मकसद होने का फिर बाद में पूरा करेगा। तो ये थी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इसके बाद हमारे पास है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो है ये सिगमंड फ्राइड की जो है थ्योरी है। साइको एनालिसिस जो है इसके अंदर ये अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है, कि इंसान के लाशऊर के बारे में, और ये इसने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसके लिए उसने सुपर ईगो, ईगो और इड जो है इसने आईडी इड या इड उसने इस्तेमाल किया। और इसके लिए उसने ना फिर नेक्स्ट जो अगर इड की बात करें तो ये अनकॉन्शियसनेस के साथ रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि जिबिली ख्वाहिशात, जो इंसान की वो ख्वाहिशात होती हैं जिनके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता और वो अनकंट्रोलेबल होती हैं, और सडन मूवमेंट्स पे जो है उनकी जो है वो बेस होती है, और वो अचानक ज़हन में ख़यालात आते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी भी तरह की ख्वाहिश पैदा हो जाना, किसी चीज़ को खाने की, पीने की, कहीं सैर पे जाने की, या किसी तरह से कोई नफसानी ख्वाहिशात, तो ये अचानक कहते हैं कि ये ज़हन में आती हैं, तो इस पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। या कि अगर कोई चीज़ गर्म पे हाथ लग गया तो फ़ौरन हम हाथ खींच लेते हैं, तो ये एक जिबली फितरत इंसान की फितरी चीज़ है, को ऑटोमेटिकली वो उसमें खुद रिस्पॉन्स करता है। तो वो कहता है कि ये क्या है, ये कहता है कि ये ईद हैं और इसका ताल्लुक अनकॉन्शियसनेस से है। इसके साथ फिर वो कहता है कि सब कॉन्शियसनेस जो है तहत शऊर है, उसको वो साथ में मुंसलिक करता है ईगो के साथ। ईगो क्या है, ये इंसान का ज़मीर है, इंसान के अंदर की आवाज़ है, और इंसान की ज़ात कह लीजिए कि ये ज़ात है ईगो। और फिर साथ में क्या है कि सुपर ईगो है। सुपर ईगो को ये मुंसलिक करता है कॉन्शियसनेस के साथ। तो ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे इंसान का जो है अंदर की आवाज़ है, वो ज़मीर है, जो हकीकत बताएगा, सच्चाई बताएगा, जो है जो जितनी भी माफ़ौक़ुल फ़ितरत या नेचर के अंदर बाकी चीज़ें हैं जो हकीकत से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके बारे में हकीकत और सच बयान करेगा, और अच्छाई मोरालिटी के बारे में ये बताएगा, अखलाकियत के बारे में। अब इन तीनों को कंपेयर करता है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो अगर कोई बच्चा अगर देखता है कि सामने कोई कुल्फ़ी वाला खड़ा है तो वो चाहेगा कि वो कुल्फ़ी खाए। उसके ज़हन में तरीका ये पैसे अगर नहीं है तो वो कहेगा किस तरह से वो छीन के खा जाए, लेकिन खाए। अब ये जो ख्वाहिश खाने की पैदा हुई है, ये क्या है, ये ईड है, और ये अनकॉन्शियसनेस से है कि अंदर से ज़हन से ख्याल आया। अब दूसरा ख्याल आएगा उसके कि नहीं, कुल्फ़ी नहीं खानी, तेरे पास पैसे नहीं है, तो जो है ना खा कुल्फ़ी। तो अब क्या है, ये है सुपर ईगो, और ये कॉन्शियसनेस से ताल्लुक़ रखता है। जबकि एक तीसरी आवाज़ जो इनमें तीनों में फ़र्क करने वाली, दोनों में फ़र्क करने वाली दरमियान की लाइन है, वो है ईगो। वो जो बताएगी कि हाँ, कि कुल्फ़ी खाना पैसों से ये ठीक है, लेकिन पैसों के बगैर खाना जो है, छीन कर खाना, छुपा कर चोरी खाना, कि ये नाजायज़ है, ये जुर्म है, गुनाह है। तो अब ये क्या है, ये दरमियान वाली लाइन जो है ये हकीकत तक रसाई करेगी। तो इसने साइकोएनालिसिस के अंदर ये बातें जो हैं ये दी। इसके बाद
जो है इसमें जो है सिगमंड फ्राइड ने मज़ीद इसमें भी इसने जो इस्तेमाल के तरीका, इसने भी इंट्रोस्पेक्शन का भी तरीका मेथड इसमें इस्तेमाल किया कि इंट्रोस्पेक्शन को एज ए थेरेपी इस्तेमाल करता कि मरीज़ को बिठा दिया जाता या उसका जो सब्जेक्ट जो भी था जिसका वो मुताला कर रहा होता तो उससे वो सवाल जवाब करता, आंखें बंद करके वो कहता कि ख्वाबों के अंदर इसकी जो है इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स जो है वो एक बुक है, उसके अंदर उसने ये इस थ्योरी को बयान किया है। और इसकी एक और थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसके अंदर उसको स्टेजेस के अंदर वो डिवाइड करता है। तो और उसके अंदर उसने वो कहता है कि लिबिडो का जिक्र उसने किया है कि इंसान के अंदर वो जो है एक लिबिडो होती है, ख्वाहिश होती है, एक पावर होती है जिसको अगर खारिज किया जाए, निकाला जाए किसी तरह से, तो फिर क्या है कि इंसान सेटिस्फाई हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। अगर वो ना निकले तो फिर जो है वो मसाइल का शिकार रहता है और वो परेशानियों का शिकार रहता है। तो ये इसकी नेक्स्ट इसके बाद थ्योरी, लेकिन हम ये इस वक्त जो है साइको एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो साइको एनालिसिस जो है ये इसमें जो है इसने ये जो बात की कि इंट्रोस्पेक्शन, इसमें जो है वो सवाल जवाब करना, ये इसने इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम जो है वो उसमें ये इसने इसको डिस्कस किया है। तो वो सवाल जवाब करना और वो बताता है कि वो क्या सोच रहा है, कि क्या ख्याल उसमें आ रहे हैं, ज़हन में कौन कौन से ख्वाबों की शक्ल में वो जो चीज़ें बन रही हैं, तो वो साहब का इज़हार करता है। तो इसको वो इस तरह से वो बयान करता है। और साथ में इसने इड, ईगो और सुपर ईगो, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का जिक्र किया है। तो ये थी साइको एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट थ्योरी है वो है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, या इसको हम स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसको जो है अगर इसके एक्सपोनेंट की बात की जाए तो वो उसमें कार्ल रॉजर हैं, कार्ल जंग हैं और विलियम जेम्स हैं और इब्राहिम मास्लो। इब्राहिम मास्लो, कार्ल जंग हैं, कार्ल रॉजर नहीं कार्ल जंग हैं और विलियम जेम्स हैं और इब्राहिम मास्लो, ये तीन जो है इन्होंने इस पे बात की। अब इसकी अगर गहराई में जाया जाए तो जो यूँ कह लीजिए आप कि जो मैस्लो की थ्योरी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो है हायरार्की ऑफ नीड वाली, उसमें जो स्टेज उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो उसके बाद अपनी ज़ात के बारे में आगाही हासिल करना, तो वो उसकी ये यूँ समझ लें कि उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है और ये डिवेल्प्ड जो है उसकी फॉर्म है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है इसमें बात की गई है, उसी को आगे यूँ समझ लें कि उसको गहराई में जाकर इस पर बात उसने की है और ये लेटेस्ट फॉर्म है उसकी जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। और ये क्या है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशन, के दिमाग और जिस्म का ताल्लुक़ जो है इसके बारे में ये बात करती है। नेक्स्ट जो है ये इसका मतलब जो ट्रांसपर्सनल का मतलब ये होता है बियॉन्ड द पर्सनल, कि ये ज़ात से दूर है, मावरा ज़ात है, गहराई के अंदर स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, रूहानियत की बात करती है, गहराई के बारे में सोच फ़िक्र की बात करती है, इंसान के होने का मकसद बयान करती है। और ये किसी हद तक जो है ये देखें अगर इसमें कि रिलीजियस एस्पेक्ट इसमें है, इट हैज़ ऑफन रिलीजियस एस्पेक्ट टू मेक द पीपल रियलाइज दैट दे आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन द फिज़िकल बॉडीज़, कि वो ज़हरी जिस्म के अंदर जो है एक रूह की मानंद है इंसान। और तो ये रूहानियत की बातें इसके अंदर की गई हैं। और इसके अलावा ये इट डील हाउ वी थिंक फील इन आवर अल्टरनेट स्टेट ऑफ माइंड इन सैड हैप्पी मूड, कि हम किस तरह से मुख्तलिफ जो है अपने मूड के अंदर, जो अपने रवैयों के अंदर, जो जब हम मुख्तलिफ हालात के अंदर होते हैं तो किस तरह से हम बिहेव करते हैं, किस तरह से हम सलूक रवा रखते हैं, कि परेशानी के आलम में हमारा क्या रवैया होता है, खुशी के आलम में हमारा क्या रवैया होता है, ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस होती हैं। तो ये थी जर्नल थ्योरीज़। इसके बाद हमारे पास जो है पियाजे की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो ये सारी जितनी भी मैंने थ्योरी पहले बता रहा हूँ या पहले आगे बयान करने वाला हूँ, सब की सब अलहदा इसकी वीडियोस भी हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि आपको सब सब्जेक्ट जो है एक जगह पे इकट्ठे करके दूंगा, तो इसमें जो है इसको फिर ब्रीफली ये डिस्कस करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है ये एक तरह का मैराथन है, मैराथन लेक्चर है हमारा। तो पियाजे जो है इसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, पियाजे जो हैं एक साइकोलॉजिस्ट थे और ये 1894 के अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर पैदा हुए और 1980 के अंदर इनकी डेथ हुई।
ये स्विस थे, स्विट्ज़रलैंड से इनका ताल्लुक़ था। 1894 के अंदर इनकी जो है वो बर्थ है और 1980 के अंदर इनकी डेथ है। तो इन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, इसकी उन्होंने जो स्टेजेस बनाई, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो है ये 4 स्टेजेस हैं। अब सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये 0 से 2 साल तक है। इसके अंदर जो है बच्चा शुरू के अंदर उसकी उम्र 0 से 2 साल तक होती है। उसमें जो है वो नॉलेज गेन कर रहा होता है, अपनी सेंस को यूज़ करता है और अपनी मोटर स्किल को हाथ पांव मार कर जो है चीज़ों को सीखता है और गौर व फिक्र करता है, मुशाहिदा करता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड से मुराद ये है कि जो चीज़ सामने वो है, इसके बाद जब हट गई तो फिर जो है वो दोबारा नहीं आती। लेकिन आगे जो है फिर क्या है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आ जाता है कि फिर जो है चीज़ों को वो पहचान लेता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन 2 साल से जब वक्त गुजर जाता है तो पहले शुरू का ये पीरियड है। अब खुद भी जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल तक होगा, 0 से 2 साल तक, यानी कि 1 माह से या 1 दिन से 2 साल तक, तो उसमें कौन कौन सी हरकत होती हैं वो हाथ पाँव मार कर चीज़ों को देख कर मुशाहिदा करने के बाद ये सीखता है। तो ये है सेंसरी मोटर स्टेज, इसका ताल्लुक सेंस से है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ऑपरेशन का मतलब है काम करना, कोई भी हरकत करना। तो अब ये प्री ऑपरेशनल ये तैयार हो रहा है यहाँ पे स्टेज में कि कोई भी बड़ा काम परफॉर्म करने से पहले, और ये 2 से 7 साल की उम्र का है। इसमें क्या है कि सिंबॉलिक फंक्शन, सिंबॉलिक है ये कि चीज़ों को सिंबलाइज करता है। फंक्शनिंग इसमें है और लैंग्वेज स्किल्स इसमें इस एरिया के अंदर डेवलप होती हैं। इसकी ज़ुबान इसकी जो है वो उसमें बेहतरी आती है, चीज़ों को सीखता है ये इस स्टेज में आके और बोलने की कोशिश करता है और ताल्लुकात अपने बनाने शुरू करता है यहाँ पे। इसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब ये स्टेज जो है ये 7 से 11 साल तक है और ये लेट, पहली जो है वो अर्ली चाइल्डहुड है जो प्री ऑपरेशनल, और ये जो है ये क्या है, ये लेट चाइल्डहुड है और ये 7 से जो है 11 साल तक की उम्र है। इसमें क्या है कि इसमें लॉजिकल थिंकिंग आती है, मंतकी तक वो सोचता है, गौर व फिक्र करता है, इसमें गौर व फिक्र पैदा हो जाता है। और ये इसमें जो है ये गैंग एज भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर वो ताल्लुकात बनाता है, ताल्लुकात कायम करता है आपस में खेल कूद के ज़रिए, और वो चीज़ों को गौर व फिक्र सोचने की सलाहियत इसकी बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन अभी उस लेवल की नहीं है कि वो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के ऊपर सोचे, लेकिन जो चीज़ें सामने ठोस हैं, कंक्रीट हैं, उनके ऊपर वो अच्छी तरह से गौर व फिक्र कर सकता है। लास्ट है हमारे पास उसकी जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये 12 से लेकर आगे चलती है डेथ तक जो है। इसमें क्या है कि ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें आ जाती है। वो चीज़ें जो मरई गैर मरई की बात करते हैं हम, कि जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो तो कंक्रीट में आ गई, जो चीज़ें सामने नहीं हैं तस्वुराती तक हैं, वो अब उन पे भी गौर करेगा। उसकी समझ जो है उसका दायरा कार वसी हो चुका होता है और वो ज़्यादा गौर के साथ जो है वो तवज्जो के साथ सोचो विचार करने के बाद चीज़ों को समझता है। तो ये था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं। इसके अंदर एक स्कीमा और अडाप्टेशन, उसके अंदर असिमिलेशन और अकोमोडेशन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कीमा क्या है, बेसिक ये इंसान का जो है या बच्चे का जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है कि ज़हन के अंदर जो ख़यालात या एक तस्वीरी खाका होता है उसको हम कहते हैं कि ये स्कीमा। मिसाल के तौर पर बच्चे ने गाड़ी देखी तो उसके ज़हन में अब गाड़ी का स्केच बन गया। अब जब भी वो गाड़ी देखेगा तो उसको पता चल जाएगी कि ये गाड़ी है, कि उसके ज़हन में उसका तस्वीर उसकी पहले मौजूद है। तो ये जो पहले से चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट होती हैं, मौजूद होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में उसकी तस्वीर, तो उसको बोलते हैं हम स्कीमा। अब इसमें अडाप्टेशन है, किस तरह से चीज़ों को हम अडाप्ट करते हैं, इख्तियार करते हैं। इसमें हम असिमिलेशन और अकोमोडेशन है। असिमिलेशन वो है कि कोई भी नई मालूमात को जो नहीं आई है उसको पुरानी वाली जो पहले ज़हन में है मौजूद उसमें मिला देना। फॉर एग्ज़ाम्पल के बच्चे ने गाड़ी देखी, अब गाड़ी की तस्वीर है उसके ज़हन में, लेकिन जब गाड़ी वालों ने हारन किया तो उसके ज़हन में आ गया कि इसकी आवाज़, हारन की आवाज़ भी, हारन भी बजाती है। अब उसमें हारन जो है उसमें अपने ज़हन में बिठा लिया कि ये गाड़ी इस तरह की बनी होगी और साथ में ये हारन बजाएगी, तो इसके जो है इसको उसमें ऐड कर दिया, तो इसको बोलेंगे असिमिलेशन। लेकिन इसमें उन्होंने पहली सबका प्रीवियस नॉलेज में उसने चेंज नहीं किया, मॉडिफिकेशन नहीं की, तो उसके अंदर जो उसको एडजस्ट कर दिया, मिला दिया, उसमें शामिल कर दिया, तो वो क्या है, असिमिलेशन है। लेकिन अगर
अब अकामोडेशन क्या है कि अगर सबका मालूमात में कुछ तब्दीली करनी पड़े तो वो क्या है अकामोडेशन। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि जैसे उसने अब देखा था कि ये बिल्ली है, कोई किसी बिल्ली को देखा, लेकिन जब उसने कई दिनों बाद कुत्ते को देखा तो उसके ज़हन में आया कि ये अब कुत्ता है, ये बिल्ली, ये भी बिल्ली, ये बड़ी बिल्ली है, लेकिन उसको किसने बताया कि ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। तो अब क्या है कि वो अपने जहन में जो पहला स्केच है उसमें हम उसको मॉडिफाई करेगा कि नहीं बिल्ली इस तरह से होती है, कुत्ता इस तरह से होता है। या कि उसका ये है कि जब वो भौंकेगा कुत्ता तो फिर आवाज़ को जब पहचानेगा तो उसको पता चल जाएगा कि बिल्ली की आवाज़ तो ऐसा नहीं होती। तो वो अपनी सबका मालूमात के अंदर तब्दीली करेगा, उसमें चेंज करेगा, उसमें जो है स्कीमा जो उसमें तब्दीली लाएगा कि ये इस तरह से अगर होगा तो ये कुत्ता होगा, उसकी ये आवाज़ होगी, इस तरह के कान होंगे, इस तरह का उसका कद होगा, अगर इतनी कद की होगी तो ये बिल्ली होगी, इसकी आवाज़ ये इस तरह से होगी। तो ये सारी क्या है, ये अकामोडेशन है, उसमें जो है चेंज लेके आना होता है। तो ये थी पियाजे की थ्योरी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें तो स्कूल के अंदर भी इसको क्लास के अंदर भी हम कर सकते हैं कि बच्चों की एज के लिहाज से हम किस तरह से पढ़ाएंगे। कि अगर वो सेंसरी मोटर स्टेज की बात करेंगे कि वो सेंसरी मोटर वाला बच्चा जो किस तरह से पिक करता है चीज़ों को हरकत के साथ, जैसे उसको हम इसी रूम में भेज देंगे तो वो वहाँ पे चीज़ों को देखेगा, खिलौनों को देखेगा, खेलेगा, तो वहाँ पे काम करेगा। इस तरह से जो है प्री ऑपरेशनल वाला जो है थोड़ा सा बड़ा है तो वो किस तरह से काम करेगा, उसको हम अकॉर्डिंग टू मेंटली लेवल और मेंटली एज जो है तो हम उसको इस हिसाब से हम अकामोडेट करेंगे, इस तरह से हम सिखाएंगे। तो ये क्लास के अंदर हम उसकी एज लेवल जो उसने डिवीजन की उस हिसाब से हम उसको पढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ये एरिक्सन ने जो है पेश की थी। ये जर्मन बॉर्न अमेरिकन थे, जर्मन में पैदा हुए, अमेरिका में रहे, और ये 1902 के अंदर पैदा हुए और 1994 के अंदर इसकी डेथ है। तो इसने मज़ीद जो है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी भी पेश किए थे। इसके अंदर ईगो आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी है और सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी है। ईगो आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल या कल्चरल आइडेंटिटी, ये भी इसने पेश किया था। साथ में इसने जो ये थ्योरी पेश की साइको सोशल डेवलपमेंट, इसके अंदर उसने इसकी 8 स्टेजेस बताई। नंबर 1 क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, और इसका जो है 0 से 1.5 साल तक का दौरानिया है, और ये इन्फेंट यहाँ पे बच्चा होता है, इसका लाइफ स्टेज जो है, और यहाँ पे इसका रिलेशनशिप अपनी माँ के साथ होता है, और यहाँ पे जो उसके मामलात होते हैं उसमें इसकी फीडिंग्स वगैरह है, स्लीपिंग है, टीथिंग है, इनका सोना, खाना पीना और दांत निकालना यहाँ पे जो है, और ये एक उम्मीद लेकर जो है पैदा होता है बच्चा यहाँ पे। तो इसकी पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब यहाँ पे जो है कहता है कि अगर बच्चा जो है उसको मौका दिया जाता है, उसके साथ जो कोऑपरेट किया जाता है, उसके साथ वक्त गुजारा जाता है, तो फिर वो ट्रस्ट उसमें पैदा होता है। अदरवाइज़ जो है वो मिसट्रस्ट का शिकार हो जाता है अगर उसको मौके नहीं आते। इसके बाद है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और ये एज जो है, ये इसका जो पीरियड है वो 1.5 साल से 3 साल तक का है। यहाँ पे टोडलर है, ये बच्चा जो है अब चलना फिरना सीख रहा है, गिरता हुआ सीखता है, चलता है, और इस तरह से ये इसके जो है रिलेशनशिप के अंदर फिर पहले माँ थी, अब पेरेंट्स इनका बाप के साथ भी या बहन भाइयों के साथ भी बढ़ाएगा पहले, लेकिन माँ के साथ अब बाप के साथ भी जिसका ताल्लुक उस्तवार होगा। और यहाँ पे जो है इसके मामलात के अंदर की बात की जाए तो ये टॉयलेट्स, ट्रेनिंग, वॉकिंग वगैरह और क्लोथिंग वगैरह, कपड़े वगैरह पहनने और चलना फिरना और टॉयलेट के अंदर जाना, तो इसके अंदर अब इसकी यहाँ पे जो है ये विल डेवलप होती है, ख्वाहिश काम को आगे करने की। अब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, अगर इसको पूरा मौका दिया जाता है, इसकी तरबियत की जाती है, तो फिर वो ऑटोनॉमी खुद काम करने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ वो शेम एंड डाउट का शिकार हो जाता है, शर्मिंदा रहता है अगर उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता, उसको टाइम नहीं दिया जाता। अगर दिया गया टाइम, उसके प्रॉपर उसकी जो है काट छांट की गई, उसको समझाया गया, बाकायदा उसके साथ प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारा गया, तो उसको क्या है फिर उसको वो ज़्यादा सीखेगा और इसमें जो है ऑटोनॉमी पैदा होगी। अदरवाइज़ वो शेम एंड डाउट का शिकार होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेज जो है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और ये 3 से 6 साल तक की उम्र का पीरियड है, और ये प्री स्कूलिंग है, स्कूल जाने से पहले का है। अब बच्चा 3 के बाद जो है 3 साल के बाद दाखिल होता है। तो ये फैमिली यहाँ पे अब इसका जो है एरिया वो होगा, लर्निंग एरिया वो फैमिली है का, फैमिली में रहकर वो सीखता है, और इसके अंदर वो डिस्कवरी और एडवेंचर और प्ले ये करेगा कि चीज़ों को देखेगा, परखने की कोशिश करेगा और इस मुख्तलिफ दरियाफ्तें करेगा, सीखेगा, और कोई मकसद लेके पैदा हुआ है तो ये अब मकसद बना लेता है कि ज़िंदगी का उसका क्या मकसद है, और उसको अगर कोई इनिशिएटिव
यानी कि उसको ये इनिशिएट करता है, चीज़ों को समझता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है अगर उसको मौका दिया जाता है। नहीं तो फिर जो है वो गिल्ट का शिकार हो जाता है, अपने आप को गिल्टी फील करता है अगर उसको वो मौके फराहम नहीं किए जाते, उसके फैमिली मेम्बर उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते तो, उसके साथ वक्त नहीं गुजारते तो। इसके बाद चौथी स्टेज है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी जो है ये 6 साल से 12 साल तक की उम्र है और ये स्कूल चाइल्डहुड होता है, स्कूल चाइल्ड है। स्कूल चाइल्ड जो है वो इसमें जो क्या है, स्कूल टीचर उसका रिलेशन है और फ्रेंड्स हैं उसके, नेबर्स हैं और साथ में फैमिली मेम्बर तो पहले ही हैं। तो साथ में क्या है कि ये अब यहाँ पे जो है अचीवमेंट और कंप्लीशन की ये बात करेगा। अब ये एज जो है यहाँ पे जो है इसके बाद जो है टीन एज स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पे जो है लेट चाइल्डहुड है। तो यहाँ पे बच्चा जो है compete करता है, चीज़ों को सीखता है, मुकाबला करता है, इंडस्ट्री वर्क करता है, बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर मौका ना मिलेगा तो फिर वो इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाएगा, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस का शिकार होगा और वो परेशानियों में रह जाएगा। लेकिन अगर उसको मौके फराहम हुए तो फिर क्या है, उसमें इंडस्ट्री आएगी, चीज़ों को बार बार करता करता आगे बढ़ जाएगा, मुकाबला करेगा। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 5, वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो ये जो है ये अडोलसेंस का पीरियड है और ये इसमें जिसके जो रिलेशनशिप में उसके पीयर्स हैं, रोल और इसका जो है मॉडल हैं। और इसके अलावा जो है ये यहाँ पे रिजॉल्विंग आइडेंटिटी है कि अपनी शनाख्त यहाँ पे जो है वो तलाश करता है। बच्चा यहाँ पे अपनी शनाख्त बना रहा है, अगर उसको टाइम मिलता है, अगर उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो ये टीन एज है। तो यहाँ पे जिसको स्टॉर्मी एज भी कहा गया, तो इसको स्टैनले ने स्टॉर्मी एज भी कहा। तो यहाँ पे बच्चा जो है एक तूफ़ान की मानद उभरता है और उसको अगर सही मौके सही मदद नज़र आई तो फिर क्या है वो ज़्यादा लर्न करेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर उसकी रहनुमाई सही ना हुई तो फिर क्या है वो रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा, अपना किरदार भी नहीं पहचान पाएगा, अपनी शनाख्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अपनी शनाख्त के लिए उसको मौके दिए गए तो वो अब एक अच्छा इंसान बनेगा। नेक्स्ट नंबर 6 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। ये 20 से 45 साल की उम्र है। यहाँ पे जो है ये इंटीमेसी करता है, ताल्लुकात बनाता है और इसमें यहाँ पे लवर्स, फ्रेंड्स, वर्क वगैरह और कनेक्शन जो है यहाँ पे जो है टेलिंग रिलेशनशिप्स, इसके ताल्लुकात, अपना ताल्लुकात बनेंगे और फिर ये अपने वर्क कारोबार काम के बारे में जो है आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे लव का जो है ये इसकी जो है खूबी होगी, यहाँ पे जो है ताल्लुकात बनाता है, यहाँ पे वो शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारेगा यहाँ पे अगर उसको सही मौके हुए। अदरवाइज़ अगर उसको मौका ना मिला तो फिर क्या है वो आइसोलेशन का शिकार, तन्हाई का शिकार हो जाएगा। फिर वो इंटीमेसी ताल्लुक़ का शिकार नहीं होगा, ताल्लुक़ नहीं उसको अगर होगा तो फिर वो आइसोलेशन का शिकार होगा, तन्हाई का शिकार। नेक्स्ट हमारे पास है वो है नंबर 7 स्टेज जो है उसकी है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ पे जो है ये 45 से 65 साल की उम्र है और यहाँ पे जो चिल्ड्रन बच्चे अब उसने पैदा किए हैं और इसके अलावा अपने वर्क को देखा गया, उसने जो ज़िंदगी में अचीव किया है उसके ऊपर उसको उसमें और बढ़ेगा, मज़ीद आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे ये केयर टेकर बन जाता है, बड़ी केयर करता है चीज़ों की और अपने वर्क के ऊपर जो ज़िंदगी का उसके ऊपर मज़ीद बढ़ने की आगे कोशिश करता है, जनरेट करता है उसको, अगर उसको मौके सही मिलते हैं। नहीं तो अगर नहीं मिलता तो फिर क्या है वो स्टैग्नेशन का शिकार होता है, लड़खड़ाहट का शिकार होता है और फिर नाकामी की तरफ जाता है। इसी तरह से फिर आखिरी स्टेज उसकी है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, कि यहाँ पे जो है अगर उस वो पूरा अपना ये लेटर अडल्टहुड है, बुढ़ापे की तरफ ये जा रहा है। अब यहाँ पे जो है सोसाइटी को देखेगा, अवार्ड को, लाइफ को देखेगा और अपनी अचीवमेंट्स को देखेगा और अपने अकल के साथ उसका फ़ैसला करेगा। अगर तो उसने सारा ज़िंदगी में अच्छे काम किए हुए तो फिर क्या है उसमें इंटेग्रिटी आती है, अदरवाइज़ वो मायूसी का शिकार होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी ना कर पाया। तो ये था डिक्सन की थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विगोस्की की थ्योरी है, जो सोशल कल्चरल इसको कहा गया है, सोशल या सोशियो कल्चरल थ्योरी को सोशियो कल्चरल कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सोशियो कल्चर है और साथ में कोग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहा गया है, ये इसका नाम है। और ये लेव विगोस्की जो हैं ये रशियन थे, साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन थे और ये 1896 के अंदर पैदा हुए और 1934 में इनकी डेथ हुई। 1896 में इनकी पैदाइश है और 1934 में इसकी डेथ है। और ये जो है 37 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मरे थे। अब इन्होंने जो थ्योरी दी थी इसके अंदर उन्होंने ये बात की, कुछ टर्म्स यूज़ की कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट ZPD और मोर नॉलेजेबल अदर्स का इन्होंने कहा और के फोल्डिंग को यूज़ किया और साथ में लैंग्वेज को यूज़ किया। अब इनके कहने का मकसद ये था कि बच्चा जो है सोसाइटी के अंदर रहते हुए, अपने एक दायरा कार में घूमते हुए, अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपनी कम्युनिटी में रहते हुए लोगों से अपने जो है मोर नॉलेजेबल अदर से मुराद ये है कि जो उससे ज़्यादा इल्म रखने वाला है तो वो उससे सीखेगा। अपने चाहे वो उसका बड़ा भाई हो, चाहे उससे वो बड़ा दोस्त हो, ज़्यादा समझ वाला, चाहे उसका वालिद हो, चाहे टीचर हो, जो उससे ज़्यादा जानता है वो उससे सीखेगा। और इसमें वो कहता है कि लैंग्वेज का बड़ा किरदार है, जबकि इसके अगेंस्ट जो है पियाजे ने इसको इग्नोर किया था कि लैंग्वेज जो है इसमें इसका नहीं किरदार, जबकि इसने कहा था कि नहीं, लैंग्वेज पहले इसकी प्रायोरिटी है। लैंग्वेज वो बड़ी अहमियत की हामिल है, ज़ुबान की वजह से आपस में बोल चाल से वो सीखता है। तो अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है ZPD, इसका मतलब ये है कि वो दायरा कार है कि जिसमें बच्चा खुद अकेला क्या कर सकता है और अगर उसको हेल्प दी जाए तो फिर वो क्या कर सकता है। तो ये एक दायरा कार है, इसके अंदर वो सीखता है अपनी अकेला कितना वो कोशिश कर सकता है और अगर दूसरा कोई साथ उसकी सपोर्ट करेगा तो फिर वो कितना काम कर सकता है। तो ये क्या है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर, वो क्या है कि ये वो शख्स है जो उससे ज़्यादा जानता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसका वो वालिद हो, चाहे उसका बड़ा भाई या कोई दोस्त हो, जो उससे ज़्यादा जानता है वो उसकी मदद से करेगा। तो उसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। इसके बाद स्के फोल्डिंग क्या है? स्के फोल्डिंग का मतलब ये है मचान है, सीढ़ी है, सहारा है। तो कि जब भी वो गिर नहीं पाएगा, जैसे कि वो साइकिल चला रहा होगा तो पीछे से उसको धक्का लगाने वाला, पकड़ने वाला होगा जो उसको सहारा दिए हुए, कि ये अगर छोड़ेगा तो वो गिर जाएगा बच्चा, तो उसको सिखा रहा, तो वो क्या है, स्के फोल्डिंग है। तो यानी कि जो सहारा दे रहा हो, उसको मचान दे रहा हो, तो उसको मंजिल तक लेके जा रहा हो, वो क्या कहलाता है, उसके सीखने के दौरान वो कहलाता है स्के फोल्डिंग है। तो उसमें इन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि इसमें जो है इसने लैंग्वेज की जो है इसने टाइप भी इस्तेमाल की कि सोशल स्पीच जो है बच्चा करता है, फिर प्राइवेट स्पीच होती है, फिर साइलेंट स्पीच होती है, जिसको हम इनर साइलेंट स्पीच कहते हैं। तो इसमें जो है सोशल स्पीच कौन सी है, इसमें जो है बच्चा सबसे पहले छोटी उम्र में जो है, ये जो है एज ऑफ 2 ईयर है, इस तक जो है बच्चा खुद ही ऊंचा ऊंचा बोलता है, बातें करता है और उसमें लोगों को इन्वॉल्व करता है। और ये इसकी जो सोशल स्पीच होती है, इनके इसको बुलाना, आवाज़ देना। इसके बाद फिर क्या है, फिर ये प्राइवेट स्पीच पे आएगा कि अपने आप से ये बातें करेगा, अपने आप से ये बातें करेगा। इंटरनल कम्युनिकेशन है दैट अ पर्सन यूज टू टॉक विद हिमसेल्फ, अपने आप से बात करेगा ये, ठीक है ना, यहाँ पे स्टेज में। इसके बाद जो है लास्ट पे इसने जो लैंग्वेज की टाइप में तीसरी जो इस्तेमाल की वो है साइलेंट इनर स्पीच, कि ये क्या है इसमें कि ये अपने अंदर ही अंदर में बातें करेगा, अपने मन से बात करेगा, अपनी थॉट से गौर व फिक्र करेगा, तो उसको साइलेंटली वगैरह बोले जो है वो फ़ैसला लेकर किसी भी चीज़ का। तो इसके अंदर इस तरह से ये लैंग्वेज की ये तीन थी, इसकी जो कैटेगरीज उसने डिवाइड की, लैंग्वेज की फॉर्म्स थी कि सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। इसके बाद ये थी इसकी जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसके अंदर बच्चा सोसाइटी के अंदर किस तरह से सीखता है। इसके बाद जो हम आगे डिस्कस करते हैं इसको कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अभी हम इसको करते हैं डिस्कस, इसका हम पार्ट 2 बना लेते हैं, तो अगले पार्ट में इसको हम डिस्कस करते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, अभी हम दूसरा पार्ट अब आपको सेंड करते हैं इंशाअल्लाह ताला, उस पर वीडियो बनाते हैं, तो कोलबर्ग से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।